हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। तो स्पीडी का करंट अफेयर न्यू अपडेट होकर आ गया है। 1 जुलाई तक का है, एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कौन क्या और कहाँ। ठीक है, डायरेक्ट एक बार कंप्लीट करेंगे तो नहीं होगा, चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में देखते हैं पहले हम लोग। हमारे जो भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद है। याद रखिएगा, कितने नंबर के? तो 14वें नंबर के। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू। कितने नंबर के? तो 13वें नंबर के। प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी। कितने नंबर के? तो 15 नंबर के। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति कौन? श्री रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब दो देख लेते हैं हम लोग। न्यायिक प्रमुख में जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? एन.वी. रमना। कितने नंबर के हैं? तो 47वें नंबर के हैं एन.वी. रमना। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी एन.वी. रमना है। कितने नंबर के? तो 48वें नंबर के। महान्यायवादी कौन है, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं? तो के वेणुगोपाल राय। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किस कौन है? तो तुषार मेहता है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा इसको। फिर समझिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एन.वी. रमना, जो 48वें नंबर के हैं। महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल राव। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। और अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के? तो आदर्श कुमार गोयल हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यू अपडेट होकर आया है, इसको एकदम याद रखिएगा कन्फर्म होकर। संसदीय प्रमुख देख लेते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू। देखिए, राज्यसभा के कौन सभापति होते हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू, तो वही राज्यसभा के सभापति होंगे। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। याद रखिएगा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? देश दीपक वर्मा। राज्यसभा के विपक्ष दल के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, राज्यसभा के सत्ता दल के नेता कौन है? थावरचंद गहलोत। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। केवें नंबर के? 17वें। याद रखिएगा। लोकसभा के विपक्ष दल के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। जितना बार रिलेट कीजिएगा उतना बार क्लियर होगा। ठीक है, फिर समझिएगा, राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? देश दीपक वर्मा। राज्यसभा के विपक्ष दल के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा के सत्ता दल के नेता कौन है? थावरचंद गहलोत। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है 17वें? ओम बिरला। लोकसभा के नेता कौन है विपक्ष दल के? तो यह अधीर रंजन चौधरी हैं। और लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह हैं। निर्वाचन आयोग देखते हैं हम लोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। केवें नंबर के? तो 24वें नंबर के हैं। फिर समझिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा हैं। चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे, ये अभी हाल में यूपी के हैं। ये राजीव कुमार, ये पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। और उप चुनाव आयुक्त कौन है? उमेश सिंह, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। फिर समझिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, जो 24वें नंबर के हैं। उसके बाद फिर चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे हैं, राजीव कुमार हैं। ठीक है, अब उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो रामेश सिंह है, चंद्रभूषण कुमार हैं और सुदीप जैन हैं। याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कैग के बारे में देख लेते हैं। कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। कौन है अभी कैग? गिरीश चंद्र मुर्मू। केवें नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के। याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, सिर्फ महालेखक परीक्षक बोला जाएगा सोमा राय वर्मन। याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है। देखिए, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में है? तो 53 यानी 53 में है कि राष्ट्रपति जो है संघ कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान होगा और वो तीनों सेनाओं का मालिक होगा। तो सर्वोच्च न्यायपति कौन है तीनों सेनाओं के? रामनाथ कोविंद, जो भारत के राष्ट्रपति हैं। अब वायु सेना अध्यक्ष कौन है? तो
एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया हैं केवे नंबर के 26वें नंबर के। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह हैं केवे नंबर के, तो 24वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने 28वें नंबर के, याद रखिएगा। ये पहले भारत के पहले सीडीएस कौन बने हैं? सीडीएस मैंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये बने हैं बिपिन रावत। क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आएगा ये, क्योंकि भारत के पहले हैं, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी पहले भारत के पहले सीडीएस कौन है? तो बिपिन रावत हैं। महानिदेशक कौन है सैन्य परिचालन के? तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह है, याद रखिएगा। सचिव में सलाहकार देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय सचिव कौन है? राजीव गाबा है। प्रधान सलाहकार प्रधानमंत्री कौन है? अभी कोई नहीं है, ठीक है। प्रधान सचिव कौन है? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल है। अब विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला है, याद रखिएगा। विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला है। गृह सचिव देख लेते हैं, अजय कुमार भल्ला है गृह सचिव, ठीक है। वित्त सचिव कौन है? टीनी सोमनाथन है। उसके बाद रक्षा सचिव देखते हैं, तो अजय कुमार रक्षा सचिव है। राजस्व सचिव कौन है? तरुण बजाज हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है, याद रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? SN सुब्रमण्यम, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? SN सुब्रमण्यम है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भारत सरकार के? तो के विजय राघवन, ठीक है। अब मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है केंद्र सरकार के? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है। फिर ये समझिएगा, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बोलेगा भारत सरकार के तो के विजय राघवन, लेकिन फिर बोलेगा मुख्य आर्थिक सलाहकार बोलेगा केंद्र सरकार का तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुप्तचर देख लेते हैं हम लोग, विभाग देख लेते हैं, संगठन देख लेते हैं। कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC जिसको बोलते हैं, उसके अभी कौन है प्रमुख? सुरेंद्र N पटेल हैं, सुरेश N पटेल, ठीक है। सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है? ये कार्यवाहक हैं ये, ठीक है। ये सतर्कता आयोग कौन है? तो सुरेश N पटेल, ये भी वही है। CBI के अभी निर्देशक कौन है? सुमेध कुमार जायसवाल। CBI के अभी निर्देशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। CIC मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। IB के अभी प्रमुख कौन है? अरविंद कुमार, IB के प्रमुख हैं, ये सब क्वेश्चन पूछता है। राग के अभी प्रमुख कौन है? तो समंत गोयल, ठीक है। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अभी प्रमुख कौन है? कुलदीप सिंह, ठीक है। प्रवर्तक निर्देशक कौन है अभी? संजय कुमार मिश्रा, एकदम याद रखिए, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। SSB के महानिदेशक कौन है? तो कुमार राजेश चंद्र हैं, SSB के अभी महानिदेशक। BSF के महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। CRPF के अभी महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। CISF के महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, ये भी चेंज होने वाले लेकिन अभी हुए नहीं है, ठीक है। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अभी महानिदेशक कौन है? MA गणपति, याद रखिएगा। विशेष सुरक्षा परिषद SPG जिसको बोलते हैं हम लोग, SPG, उसके अभी निर्देशक कौन है? तरुण कुमार सिंह है। ITBP के अभी महानिदेशक कौन है? जिसको हम लोग बोलते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस, मनोज सिंह रावत, ठीक है। ITBP के अभी महानिदेशक हैं मनोज सिंह रावत। NCC नेशनल कैडेट कोर, इसके अभी कौन है महानिदेशक? तरुण कुमार आइच, ठीक है। तरुण कुमार आइच अभी NCC के अभी महानिदेशक हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है NCC के। भारतीय तटरक्षक बल के अभी महानिदेशक कौन है? के नटराजन, ये भी क्वेश्चन पूछता है। NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसको हम लोग बोलते हैं, NDRF, आपदा होता है वहीं पर, इसके लिए जाते हैं पुलिस लोग, तो उसके महानिदेशक कौन अभी बने हैं? सत्यनारायण प्रधान, याद रखिएगा। RPFS का भी कौन है महानिदेशक? यानी अभी कुछ को बोलते हैं हम लोग रेलवे सुरक्षा बल सेवा के कभी महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार है, याद रखिएगा। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्र नायर। अतिरिक्त महानिदेशक जिसको होम गार्ड बोलते हैं, सत्यनारायण प्रधान, याद रखिएगा क्वेश्चन। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए, नीति आयोग। नीति आयोग जिसको योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बना। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन अभी? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, याद रखिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत, एकदम याद रखिए, ये VVI है CEO।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह चौहान। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं भगवान लाल साहनी। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ब्रजराज वर्मा। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इधर से देख लेते हैं हम लोग। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई वी रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है एग्जाम में कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, विजय सांपला। ठीक है, देखिए ये अनुसूचित जनजाति हैं, क्या अध्यक्ष? हर्ष चौहान है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंक कानूनगो। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सैयद ध्यारुल हसन रिजवी। ठीक है, हसन रिजवी भी याद कीजिएगा, काम चल जाएगा। सैयद हसन रिजवी। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद जो वीवीआई है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां से स्टार्ट होता, देख लीजिए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सुनीत शर्मा। विनोद कुमार यादव के जगह पर अभी बने हैं। ठीक है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा है, याद रखिएगा। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। एकदम वीवीआई है ये दोनों अभी यहाँ तक। ठीक है, सीबीएफसी। ठीक है, नहीं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रविंद्र भाकर। ठीक है, वहाँ के जो सीईओ हैं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ हैं जो हैं रविंद्र भाकर हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? राजीव जलोटा। मुंबई ट्रस्ट पोर्ट के अध्यक्ष राजीव जलोटा हैं। ठीक है, सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ये एकदम वीवीआई है, याद रखिएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। याद रखिएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? एम अजीत कुमार। ये भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? वर्षा जोशी। सीएलबी यानी कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? महेश मित्तल कुमार। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश के सराफ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश के सराफ हैं। एकदम वीवीआई है ये। ठीक है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई जिसको बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है? पीडी बघेला। एकदम वीवीआई है ये। यूआईडीएआई यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, एकदम वीवीआई से भी वीवीआई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? सौरभ गर्ग है। याद रखिएगा। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है भारत के? तो ये विवेक जोशी हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। एकदम वीवीआई है। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। प्रकलन समिति, एकदम ये वीवीआई है। ये प्रकलन समिति के अध्यक्ष है कौन? गिरीश बापटा। देखिए जो वीवीआई रहेगा मैं स्टार लगा दूंगा, उसको एकदम याद करना ही करना है। चाहे दरोगा हो या बीपीएससी हो या फिर फायर ब्रिगेड का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला, उसमें हर एग्जाम में करंट पूछता है। याद रखिएगा, एसपीडी करंट हर एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपडेट हुआ कल आया, इसलिए मैं इसको अपलोड कर दिया। तो प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापटा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? सुखवीर सिंह संधू।
ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी जिसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी का हाल में एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो एनटीपीसी के निर्देशक कौन है? गुरदीप सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। ओएनजीसी यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के निर्देशक कौन है? सुभाष कुमार, एकदम वीवीआई है, याद रखिए, एकदम वीवीआई है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल, ये सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको हम सेल बोलते हैं, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कोई निर्देशक बनी है, वह है सोमा मंडल, ये एकदम वीवीआई है, ये टपकेगा एग्जाम में। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है? मनोज जैन, एकदम वीवीआई, जितना भी पढ़े उससे सबसे ज्यादा ये लोग भी, ये सब वीवीआई हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, उसके अभी निर्देशक कौन है? श्रीकांत माधव वैद। कोल इंडिया लिमिटेड CIL के भी निर्देशक कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर समझ जाइए, एनटीपीसी के गुरदीप सिंह, ONGC के सुभाष कुमार, सेल के एकदम VVI शोभा मंडल, गेल के मनोज जैन, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के श्रीकांत माधव वैद, और कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमोद अग्रवाल। उसके बाद देख लेंगे हम लोग भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तरुण कुमार। जो एक बार का उसको बस एक बार देखने जाता है, जिसको स्टार लगाएंगे उसको हम कंफर्म याद करना, ठीक है, इसको याद करना है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कौन है? नलिन सिंघल, ये VVI है, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, ये भी VVI है, याद रखिएगा। यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अभी कौन है निर्देशक? MK सुराना, याद रखिएगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कौन है? कंदिकुप्पा श्रीकांत, ये सबको बस देखते जाइएगा। देखिए BSNL के भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके भी निर्देशक कौन है? तो PK पुरवार है, ठीक है, याद रखिएगा। BSNL के अभी जो वर्तमान में निर्देशक हैं कौन है? PK पुरवार। उसके बाद देखिएगा भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, ये क्वेश्चन भी पूछता है। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के अभी कौन है अध्यक्ष? संजीव कुमार है, याद रखिएगा। भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, भारतीय पर्यटन विकास निगम के अभी निर्देशक कौन है? कमल वर्धन राव, ठीक। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, एकदम लिख लीजिए कहीं पर, अगर नजरअंदाज करते हैं तो आपकी गलती है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, अभी कौन निर्देशक है? सुनील कुमार, ठीक है। BSNL के पूछेगा तो PK पुरवार, और MTNL के पूछेगा तो सुनील कुमार, याद रखिएगा। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के हैं? PK गुप्ता। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है? JC नकारा, याद रखिएगा क्वेश्चन ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 से क्या याद करना पहले हम लोग को? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 फर्स्ट में देखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसको हराकर? डेनियल मेदवेदेव को हराकर, ठीक है। महिला एकल का खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका, किसको हराकर? जेनिफर ब्रेंडी को हराकर। एकदम VVI है, ये दोनों एकदम कलर कर लीजिए, ठीक है। और पूछेगा कि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो सर्बिया का, ठीक है। और फिर पूछेगा कि नाओमी ओसाका किस देश की? तो जापान की हैं ये ध्यान रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच, महिला में नाओमी ओसाका, ठीक है। उसके बाद ये लोग देख लीजिए, ये ज़्यादा उतनी इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। पुरुष युगल इवान डोंगिंग और फिलिप पॉलेक। महिला युगल पूछेगा एलिस मार्टेस, इरिना सेबलेंका। मिश्रित युगल बोलेगा बारबोरवा, क्रोजिकोवा और राजीव राम, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ये दोनों किस देश के हैं और किसको हराकर। फ्रेंच, देखिए फ्रेंच ओपन अब देख लेना हम लोग को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन देखना है इसमें इंपॉर्टेंट है? इसमें भी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पुरुष एकल खिताब फ्रेंच ओपन 2021 का किसने जीता? इसमें भी जीता है पुरुष में नोवाक जोकोविच। महिला में किसने जीता है? बारबोरा, ठीक है, बारबोरा क्रेजिकोवा, याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो सर्बिया के हैं। और उसके बाद बारबोवा क्रोजिकोवा किस देश के हैं? तो चेक गणराज्य के हैं, एकदम याद रखना, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2021 में मिश्रित जो है युगल प्रतिस्पर्धा नहीं हुआ था इस टूर्नामेंट में, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको।
देखिए इसका इम्पोर्टेंट, देखिए इसका ये है कि कोविड-19 के कारण विंबलडन ओपन 2020 का आयोजन नहीं किया गया था। तो हो सकता है जो आयोजन नहीं किया गया हो, ठीक है ना, तो जो लास्ट आयोजन हुआ है उसमें से पूछ सकता है, ठीक है। ये मत सोचिएगा विंबलडन 2019 का क्यों पूछेगा, क्योंकि 2020 में नहीं हुआ है, तो लास्ट जो प्रतिस्पर्धा होता है उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, बस 2 ठो याद करना है। पुरुष एकल, इसमें भी नोवाक जोकोविच, ठीक है। महिला इसमें एकल पूछेगा सिमोना हालेप। तो नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, आपको पता है, सर्बिया के हैं। महिला एकल सिमोना हालेप किस देश के हैं, रोमानिया के हैं। अमेरिका यूएस ओपन 2020 देख लेते हैं हम लोग। पुरुष एकल डोमिनिक थिएम, पुरुष एकल डोमिनिक थिएम, ठीक है, ये याद रखिएगा। किस देश के ही, ऑस्ट्रिया की, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रिया देश के हैं ये, पुरुष एकल में डोमिनिक थिएम। और महिला एकल में नोआमी ओसाका किस देश के, तो जापान के, ये ध्यान रखिएगा। इस वर्ष भी अमेरिका जो पुरुष मिश्रित युगल प्रतिस्पर्धा हुआ था वो नहीं हुआ था, कोविड-19 कारण ही नहीं हुआ, याद रखिएगा। और देख लेते हैं मेन पॉइंट। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं यूएस ओपन होता है, ठीक है। ये सब पूरा क्रम में खेला जाता है, जिसे मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है ये सब। ऑस्ट्रेलिया ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ठीक है, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। अब विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है। कितना मोस्ट पॉइंट है, समझे ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन जो है मिट्टी पर खेला जाता है। अब विंबलडन खेला जाता है घास के मैदान पर खेला जाता है, ये एकदम याद रखिएगा। देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण सम्मेलन। एग्जाम में टपकेगा ही टपकेगा, कहूँ पर लिख लीजिए, कहूँ पर मुहर मार दीजिए, एग्जाम में आएगा ही ये सब, ठीक है। पहला प्रश्न है 5वां धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो राजगीर में हुआ। राजगीर कहाँ है, तो बिहार में। कब हुआ है, ये 2020 जुलाई 2020 में हुआ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ हुआ ये इंपॉर्टेंट है। तो 5वां धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ है, राजगीर में हुआ है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक 2020 में कहाँ हुई है, तो रूस में हुई है। मैंने रूस अध्यक्षता इसका किया है, याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग SCO बोलते हैं, कि विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो मॉस्को में हुई है। G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, तो सऊदी अरब में हुई है। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने किया था। राष्ट्र 2020 सम्मेलन भारत ने किया है, कब, तो 2020 में। जो भारत का रहेगा उसका डेट भी याद कर लीजिएगा। G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर, ठीक है, G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ हुई है, तो सऊदी अरब इसकी अध्यक्षता किया है। 20वां संघाई सहयोग संगठन कहाँ हुआ है, तो रूस में हुआ है। 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वियतनाम में हुआ है। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, रूस में हुआ, इसकी अध्यक्षता रूस ने किया है। 15वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, रियाद में, ठीक है। 5वां ग्लोबल टेक्निकल समिट कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। कब हुआ है, तो दिसंबर 2020 में। 5वां भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो भारत में हुआ, ये याद रखिएगा। 9वां सतत पर्वत विकास सम्मेलन कहाँ हुआ, देहरादून में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन कहाँ हुआ है, तो पंजाब भारत में हुआ है, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है ये। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। प्रवासी दिवस कब मनाया था, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। आपको पता है कि 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे, तब से प्रवासी दिवस मनाया जाता है, मैंने तब से इसी को प्रवासी दिवस बोला जाता है। वन प्लेनेट समिट, प्रकृति की सुरक्षा के बढ़ावा देने के लिए वन प्लेनेट समिट कहाँ, फ्रांस में वर्चुअली रूप से हुआ है। 24वां भारतीय युवा सम्मेलन भारत में हुआ है। 51वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में, फिल्म समारोह अधिकतर गोवा में ही होता है। 15वां भारत का जितना भी रहेगा उसको याद कर लीजिएगा। 15वां भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, गोवा में, ठीक है, सब कोरोना के चक्कर में वर्चुअल हुआ है। 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है। 40वां INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत कोलकाता भारत में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये VVI है, कहाँ हुआ है, तो ऋषिकेश कहाँ है, तो उत्तराखंड में हुआ है, ये भी VVI है। 28वां हुनर हाट कहाँ, पणजी गोवा में। 6ठा रायसीन संवाद, ये भी VVI अध्यक्षता PM मोदी ने किया है इसका। BRO फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन हैनान प्रांत दक्षिण चीन में हुआ है। नेताओं की जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 अध्यक्षता अमेरिका ने किया है इसका।
G20 देशों के सब पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक इटली की अध्यक्षता किया है। G20 समूह शिखर का विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? लंदन में हुआ है। देखिए ये देख लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। ठीक है। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ? कॉर्नवाल, यूनाइटेड किंगडम। और नाटो का जो हुआ 31वां नाटो का शिखर कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम हुआ है। याद रखिएगा। देख लीजिए एकदम VVI है ये नहीं देखना है इतना, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2021 1 जुलाई 2021 से स्थिति मैंने 2021 1 जुलाई 2021 जो है ना 1 जुलाई 2021 तब का ये अपडेट बता रहा है। बैंक दर कितना है? 4.25 है। रेपो दर कितना है? रेपो रेट कितना है? तो 4% है। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.25 है। एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैंक दर 4.25 है, रेपो दर कितना है? 4% है, और रिवर्स रेपो रेट बोलेगा 3.35 है। देखिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं CAA के बारे में। ये जरूरी नहीं है कि अभी थोड़ा चर्चा में नहीं है तो एग्जामिनर जो है ध्यान में रखता है, आप भूल जाइए भली। देखिए पहले था स्कैब यानी नागरिकता संशोधन बिल CAB। ठीक है। ये 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ और 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा में पारित हुआ है। ठीक है। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट VVI है। क्वेश्चन पूछेगा CAA जो था पहले कैब था। ठीक है। किस भारतीय अधिनियम में चेंजिंग आया है, संशोधन किया है? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ है। साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक लोकसभा में पारित हो गया कब? 9 दिसंबर 2019। फिर राज्यसभा में कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019। ठीक है। तो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति को अनुमोदन कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है। देखिए कोई भी जो होता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, संसद कैसे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर। ठीक है। राष्ट्रपति मिलकर। तो लोकसभा में जब कोई विधेयक जाता है उसके बाद राज्यसभा में जाता है तो तब तक ये सिर्फ सिंपल सा सिस्टम रहता है, यानी कि सिंपल सा कानून रहता है, कानून नहीं बनता है, एक विधेयक रहता है। लेकिन जैसे लोकसभा से पास हो गया फिर उसके बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति के पास जाता है, ये जो सिंपल जो सिस्टम होता है, कानून रहता है, नियम रहता है, कानून तो नहीं बनता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर राष्ट्रपति करता है तो जो विधेयक होता है वो अधिनियम बन जाता है, यानी कानून बन जाता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। ये ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित कुछ 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसमें कौन कौन है? हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं तथा पारसी को नागरिकों को भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है। इसीलिए विवादित हुआ था ये कि सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश, क्वेश्चन पूछेगा कौन देश? तो 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, कितने धार्मिक अल्पसंख्यक हैं? तो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक। कौन कौन है? तो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई तथा पारसी, ये सभी को जो प्रताड़ित हैं ये 3 देश में, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। याद रखिए, सिर्फ इनको, मुसलमान इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन में डाल देगा मुसलमान यानी इस्लाम, इसमें नहीं है ये। नागरिक अधिनियम बिल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार होंगे। यानी जो भी इंसान 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुका है, ठीक है, उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने वाले को नागरिकता दी जाएगी। यानी कि जो है अब जो भारत में लगातार 5 साल रह जाएगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा। यह सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 से लाया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए नागरिकता की बात की जाए तो संविधान में भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। अनुच्छेद क्या है? 5 से 11। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद क्या है? 511 में नागरिकता संबंधित है। याद रखिएगा। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने के बाद ये 126वां संशोधन बिल है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नागरिकता संशोधन बिल 2019 से लोकसभा में पास होने के बाद
126वां संशोधन बिल बन गया है। CAA का फुल फॉर्म क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद CAA के बाद कैब बन गया सिटीजन अमेंडमेंट बिल। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये क्या बन गया? बिल बन गया, यानी कानून बन गया। याद रखिएगा। भारत का नया मानचित्र, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अलग होने के बाद, देखिए जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केंद्र शासित बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया। एकदम VVI है ये, याद रखिएगा। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से, तो क्या पहले जम्मू कश्मीर में क्या था? 370 था अनुच्छेद। तो जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, याद रखिएगा। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंतर्गत जो अलग होने से केंद्र शासित बनने के बाद 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया गया है, जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाया गया है। लेकिन अब जो है, ठीक है, अच्छा यहाँ पर दे दी चुका है, उसके बाद बताएंगे। उस समय क्या था कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश दर्शाया गया था बोल रहा हूं मैं। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो यहाँ पर मैं दर्शाया बता दूंगा। यह मानचित्र भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। यह मानचित्र जो है भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस नक्शे में POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्से को भी जम्मू कश्मीर में दर्शाया गया है, याद रखिएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल और लेह शामिल है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कारगिल और लेह किस प्रदेश का जिला है, किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो लद्दाख का है, ठीक है। जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल किए गए हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले? 2 जिले हैं। कौन कौन? कारगिल और लेह है। लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर कौन कौन है? मीरपुर तथा मुजफ्फरपुर शामिल है। एक गजट अधिसूचना ने में भारत के कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर लेह जिले के क्षेत्र गिलगित बैराज चिलास जनजाति क्षेत्र व लेह लद्दाख को भी शामिल किया गया है। लेकिन मेन इंपोर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्या है कि मानचित्र कब शामिल किया गया है? तो 2 नवंबर 2019 को शामिल किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा शामिल किया गया? तो भारत सर्वेक्षण विभाग के द्वारा शामिल किया गया है। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिला है, कौन कौन है? कारगिल और लेह है। जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं केंद्र शासित प्रदेश में? तो 22 जिले हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दादर और नगर हवेली और दमन दीप, ठीक है। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीप के विलय के बाद 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई है। अब कितना है राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। दादरा और नगर हवेली और दमन दीप एक में विलय हो गया है। और इस देख लीजिए जितने भी VVI मैं सबको उठाकर लेकर नहीं आया, जो VVI है उसी को मैं बताऊंगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, एकदम VVI है ये, ठीक है। 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है, एकदम VVI। ये अभी सेट मारते होंगे तो कई बार सेट में भी आता होगा। 1 जनवरी 2021 से कौन कौन है? भारत है, आयरलैंड है, मैक्सिको है, नॉर्वे और केन्या है। 5 ऐसे देश हैं जो अस्थायी सदस्य बने हैं, किसके? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, ठीक है। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए चुनाव 17 व 18 जून को हुआ था, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा 74वें सत्र में किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा आपका है कि कौन कौन शामिल है। नए देश 5 जो है अस्थायी सदस्य में बने गए हैं, ठीक है। एक ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यता मिला है। 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा ये, तथा 31 दिसंबर 2022 तक ये परिषद के सदस्य होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ठीक है। कौन कौन है देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट ये है, एक इंपॉर्टेंट ये है, एक इंपॉर्टेंट ये है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए रामसर साइट, भारत की प्रमुख रामसर साइट जो है कितने? देखिए भारत में अभी वर्तमान में 42 रामसर साइट है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 42वां कौन है? तो तसोकर झील है जो लद्दाख में है, याद रखिएगा। मैं रामसर के बारे में बताता हूँ, रामसर साइट के बारे में थोड़ा जान लीजिए। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन
ईरान के रामसर जगह में हुआ है। कब हुआ है? 1971 में। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रामसर सम्मेलन कब हुआ है, तो 1971 में हुआ। कब? 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1971 में, क्योंकि आर्द्रभूमि दिवस यानी वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ। रामसर है कहाँ? तो ईरान में है। किस सागर के पास हुआ था? तो कैस्पियन सागर के पास हुआ था, याद रखिएगा। रामसर सम्मेलन में काम शुरू हुआ है 21 दिसंबर 2075 को। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत कन्वेंशन में शामिल देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में रामसर कन्वेंशन में शामिल देशों की संख्या कितनी है? 175, यानी 175 देश शामिल हो चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत कब शामिल हुआ? तो भारत जो है 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ है रामसर कन्वेंशन में, ठीक है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो 42वां है, 42 है। भारत में वर्तमान में 42 रामसर साइट है। 42वां कौन है? तो तसोकर झील है जो लद्दाख में है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है भारत में? तो उत्तर प्रदेश में। कितने साइट है? तो 8 साइट है, याद रखिएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। मैं बता चुका हूँ, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसको वेटलैंड डे भी बोलते हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन है? कोबर्ग प्रायद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया में है, एकदम VVI है, ठीक है। इसको छोड़कर यहाँ तक VVI है। रामसर सूची में शामिल होना प्रथम स्थल कौन हो गया? कोबर्ग प्रायद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा रामसर का? तो सुंदरवन है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है। अब भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है? रेणुका, जो हिमाचल प्रदेश में है। ये क्वेश्चन इन्फोर्समेंट दरोगा में पूछ चुका है। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि कौन है? हरिके बैराज, ये पंजाब में है, याद रखिएगा। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन है? हरिके बैराज, जो पंजाब में है। सबसे बड़ा भारत में आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। और सबसे छोटा जो बोलेगा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट को शामिल किया गया है। 42वां कौन है? तसोकर झील है, जो लद्दाख में है। सुर सरोवर झील को किथम झील बोलते हैं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आगरा यूपी में, याद रखिएगा। लोनार झील महाराष्ट्र, इसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। काबरताल झील, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ऐसे सब इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज्यादा है। काबरताल झील है बेगूसराय, बिहार। आसाम संरक्षण रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है। नांगल वन्यजीव अभयारण्य सतलज नदी पर है, पंजाब में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। समान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये रायबरेली, उत्तर प्रदेश में है। सैंडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सरसई नवार झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नंदूर महाश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र में। केशवापुरा मियाँ समुदाय संरक्षण कहाँ है? पंजाब में। ब्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो पंजाब में, ठीक है। जितने भी हैं ये साइट हैं, ठीक है, ये रामसर सम्मेलन में 2019-20 में शामिल हुए हैं। तो क्वेश्चन आज अगर पूछ देगा कि 2020 में या जब भी कि सूर सरोवर, जिसको किथम झील बोला जाता है, इसको रामसर साइट में शामिल किया, ये कहाँ है? तो यूपी में। ये सब क्वेश्चन VVI है, याद रखिएगा। जो VVI है उसी को मैं ऐड किया हूँ। करंट अफेयर का देख लेते हैं, सॉरी, महत्वपूर्ण दिवस का देख लेते हैं करंट अफेयर में, जो बहुत सा नया जोड़ा है इसमें, ठीक है। जनवरी का देखते हैं हम लोग। जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार याद होगा। ये मत सोचिए कि हमको तो याद है, ऐसे ये एग्जाम है, ये करंट अफेयर है, याद रखिए। एक पॉइंट भी छूटना है 1 नंबर छूट जाने के बराबर है। और 1 नंबर छूटना यानी कि 10 से 20 हजार बच्चे से पीछे हो जाइएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को 2 चीज मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भारत का, ठीक है। और 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, जान ही रहे हैं।
कुष्ठ निवारण दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। एकदम याद रखिएगा, जो जो इसमें दिया है सब VVI है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया, जो एग्जाम में पूछता वही दिया है। ऐसे जनवरी फरवरी में बहुत सा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही शामिल किया है। फरवरी में देख लेते हैं, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, जहाँ गुलाब आप लोग जिस दिन देते हैं, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार याद होगा। मार्च देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, 3 मार्च को है विश्व वन्यजीव दिवस, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस, दोनों 22 मार्च को, ठीक है, याद रखिएगा। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी जिसको तपेदिक दिवस भी बोलते हैं, ठीक है। 27 मार्च को रंगमंच दिवस, विश्व रंगमंच दिवस, बहुत पूछता है। अप्रैल देख लेते हैं हम लोग, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस है। ये सब याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। मई देख लेते हैं, 1 मई को मजदूर दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया, इसको बोलते हैं, ठीक है। 1 मई को मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 21 मई को है आतंकवाद निरोधी दिवस, 31 मई को है विश्व तंबाकू निरोधी दिवस निवेश दिवस, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक और स्पीडी में खासियत क्या है, जो इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट देता है। जून देख लेते हैं हम लोग, 1 जून को है विश्व दूध दिवस, ठीक है। 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को है विश्व महासागरीय दिवस, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 12 जून को है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को है विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है, एकदम VVI है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून को है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 जून को है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, सब इंपॉर्टेंट है। अब जुलाई देख लेते हैं, 1 जुलाई को है चिकित्सक दिवस और GST दिवस, ठीक है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से GST भारत में लागू हुआ है, तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस और GST दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 19 जुलाई को क्या मनाते हैं, विश्व राष्ट्रीयकरण दिवस, 26 जुलाई को क्या मनाते हैं, कारगिल दिवस मनाते हैं, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, एकदम VVI। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, एकदम क्वेश्चन पूछता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत का, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और 29 अगस्त को है राष्ट्रीय खेल दिवस, याद रखिएगा, पता है क्योंकि क्यों मनाया जाता है, सबको पता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस है, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस है और 27 सितंबर को क्या है, विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। अक्टूबर देख लेते हैं, अक्टूबर बहुत VVI है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोलेगा या भारतीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर, अब विश्व शिक्षक दिवस बोलेगा तो 5 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, डाक दिवस 9 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। 14 अक्टूबर देख लेते हैं हम लोग, विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी दिवस मनाया जाता है, पुण्यतिथि मनाया जाता है उनकी। नवंबर बस दिसंबर थोड़ा सा है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा पक्षी दिवस, 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल शिक्षा या फिर विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस और 26 नवंबर को विश्व राष्ट्रीय विधि दिवस, याद रखिएगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस,
2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर को है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और विश्व ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, 16 दिसंबर को है विजय दिवस, 23 दिसंबर को है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस, 24 दिसंबर को है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस, अब 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हम लोग देख ले राफेल के बारे में, क्योंकि अभी फिर से चर्चा 2 दिन पहले राफेल के बारे में बहुत विवाद उठ रहा है, जांच के लिए राफेल के जांच के लिए हुआ है। राफेल एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है, ठीक है। बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा था राफेल से, ठीक है, जिसे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाई, एकदम वीवीआई है, ठीक है। राफेल किस देश ने बनाया है? तो फ्रांस ने बनाया है। किस कंपनी ने बनाया है? दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है, ठीक है, एकदम वीवीआई है। उसके बाद जान जाइए, भारत फ्रांस के बीच 36 राफेल विमान के लिए 59,000 करोड़ रुपए समझौता हुआ है, ठीक है। कब हुआ था समझौता? 2016 में हुआ था। कितने राफेल विमान देगा फ्रांस भारत को? तो 36 राफेल विमान देगा। कितने करोड़ में? तो 59,000 करोड़ में देगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, यही क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी पीटी में। पहले खेप के तहत 5 राफेल विमान फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से उड़ान भरकर 29 जुलाई 2020 को भारत के हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचा। यही क्वेश्चन पूछा था कि जो भारत 29 जुलाई 2020 को 5 विमान उतरा है, किस एयरपोर्ट पर, किस एयरबेस पर उतरा है? तो अंबाला, यही दरोगा बीपीएससी की टीम पूछा था। तो याद रखिएगा, कहाँ से उड़ान भरा था? मेरिनेक एयरबेस से उड़ान भरा था। कहाँ पहुंचा था? तो अंबाला एयरबेस पर पहुंचा था, ठीक है। फ्रांस से उड़ान भरने के 7 घंटे बाद राफेल की पहली लैंडिंग यूएई के डाफरा एयरबेस पर हुई है, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है। भारत को मिले राफेल फाइटर प्लेन 4.5 पीढ़ी का है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा बना? तो इजिप्ट है। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन है? तो इजिप्ट है। भारत कितना देश है? तो चौथा देश है, याद रखिएगा। भारत राफेल पाने वाला विश्व का चौथा देश है, देखिए दे दिया, विश्व का चौथा देश बन गया है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है ये भी, राफेल में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पायलट कौन है? हिलाल अहमद, ये जम्मू कश्मीर के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। भारत आने वाले राफेल का नेतृत्व 2019 में शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह ने किया था। ये 2019 से ही चर्चा हुआ। चर्चा किसने किया था? तो शौर्य चक्र से प्रमाणित, ठीक है, कौन थे वो? कैप्टन हरकिरत सिंह थे। वर्तमान में फ्रांस, इजिप्ट, कतर और भारत के पास राफेल विमान है, ठीक है, इससे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा हमारा भारत। राफेल की भार क्षमता 9500 किलो है और ये अधिकतम 2450 किलो तक वजन के साथ 60 घंटे तक उड़ान भर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। राफेल में प्रयोग होने वाले 3 मिसाइल हैं, स्काल्प मिसाइल, मिटियोर मिसाइल और हैमर मिसाइल, ठीक है। बस ज़्यादा आपको याद रखना है कि कौन कौन देश को राफेल मिला है, पहला देश कौन है राफेल पाने वाला, भारत केमा देश है, ठीक है। कब सबसे पहले कहाँ से राफेल, पहला खेप राफेल जो फ्रांस से हुआ था किस एयरबेस से था, ये सब भी देखिएगा, ठीक है। कहाँ हुआ है, खुद मैंने भारत में कहाँ पहुंचा था? तो अंबाला पहुंचा था, ये भी देखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट, अब यहाँ तक हम लोग का पॉइंट रहा, ठीक है। उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं सबको मैंने पीडीएफ बनाकर कर लिया हूँ और बस दूसरे दिन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और दरोगा का सेट प्रैक्टिस भी चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। और चैप्टर बाय चैप्टर प्राचीन सभ्यता से एकदम एनसीईआरटी सार संग्रह और लूसेंट का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है। और उसके बाद फिर सबका टेस्ट होता है। तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब पूरा स्पीडी को मैं कंप्लीट करा दूंगा, एकदम प्रॉमिस है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।